हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे या रिसेंट न्यूज़ ही हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपने सुनी ही होगी कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो यहाँ पर बढ़ा है 13.5% इन अप्रैल जून 2022, मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, वहां पर ये ग्रोथ रेट विटनेस की गई है 13.5% की। अब क्या ये सही ग्रोथ रेट है या इससे ज़्यादा की प्रोजेक्शंस रखी गई थी? क्या इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिस तरीके की ग्रोथ रेट अभी हमने देखी है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे और एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हमारे PSR कोर्सेज से रिलेटेड कि यदि आप अपने ऑप्शनल आपका PSR है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्लीपी क्लासेस से बेहतर सॉल्यूशन आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। खास बात क्या है इन कोर्सेज के बारे में कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर कंटेंट तैयार किया जा रहा है। करंट अफेयर्स, एडिटोरियल कंपाइलेशन, सभी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो तीन तरीके के कोर्सेज हैं। ऑफलाइन बैचेस आपके यहाँ पर रन किए जा रहे हैं जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट हैं, आपके FLTs रहेंगे, HLTs रहेंगे, माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस जो कि मोहाली में कंडक्ट की जा रही है आप अटेंड नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहां पर देख सकते हैं। तो सभी के डेमोज अवेलेबल हैं, जाइए देखिए, एनरोल कीजिए और अपने PSR ऑप्शन की प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो रिसेंटली क्या बात रखेगी, क्यों हम इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अर्थात जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी, हमारे फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून में, तो इस फाइनेंशियल ईयर के वो ग्रो हुआ है 13.5% अगेंस्ट अ 20.1% ग्रोथ जो कि हमने देखी थी ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो डेटा रिलीज किया गया है यहां पर NSO द्वारा। तो बेसिकली क्यों इस प्रकार की ग्रोथ देखिए, क्या इसके लिए रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको थोड़ा बहुत हम यहां पर देखेंगे। अब सबसे पहली बात आप देखिए कि कौन से क्वार्टर के बारे में बात हो रही है। ये वो क्वार्टर है जिसमें 2020-21 में हमने बहुत ही बड़ा एक हिट विटनेस किया था, पेंडेमिक का हिट वहां पर विटनेस किया था। लॉकडाउन्स लग चुके थे, रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी, इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी थी, किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी वहां पर नहीं हो रही थी, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। तो उस दौरान हमारा बिल्कुल यहां पर हमने एक बॉटम लो यहां पर विटनेस किया था। ठीक है जी। अब उसके बाद से हम काफी ज्यादा इसको महत्वाकांक्षा देते हैं अप्रैल जून के इंडिकेटर को कि किस प्रकार से हम ग्रो कर पा रहे हैं, ताकि हम उस पेंडेमिक के साल के साथ भी खुद को कंपेयर कर सकें। तो बेसिकली यहां पर जब हम इस प्रकार से कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उसी में ही हमारे सामने आया कि 13% की ग्रोथ यहां पर 13.5% की हमने ग्रोथ विटनेस की है। अब उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं या बाकी आपकी क्या क्या प्रोजेक्शंस रखी गई थी उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कि यहां पर जो आपका ICRA है, ठीक है, जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने कहा था कि जीडीपी आपकी 13% के अराउंड यहां पर ग्रो करेगी। SBI की रिपोर्ट में था कि जी हां हम 15.7% के हिसाब से यहां पर ग्रो करेंगे। RBI की रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर 16.2% की बात रखी गई थी, बट हमारा फाइनल रिजल्ट आया 13.5% का। किस तरीके से दिखता है तो ये हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो जब भी हम ऐसे ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ये पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर आपकी इसकी कैलकुलेशन की जाती है कि हम पिछले सेम क्वार्टर में किस प्रकार से जीडीपी नंबर्स और अभी के हमारे क्या जीडीपी नंबर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, हमारे पास फाइनल रिजल्ट यहां पर सामने आता है। ठीक है जी। उस हिसाब से हम ग्रोथ का जो आपकी ग्रोथ हुई है उसकी कंपैरिजन वहां पर करते हैं कि कितना डिफरेंस यहां पर क्रिएट हुआ। तो यहां पर अभी आपका क्रिएट हुआ 13.5% का, और पिछले साल जब हमने उसको उससे पिछले साल के साथ जब कंपेयर किया था तो उस दौरान हमारा 20% के अराउंड की वहां पर हमने ग्रोथ रेट विटनेस की थी। अब इसके क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि डेफिनेटली जो आपकी पिछले साल की ग्रोथ रेट थी, ठीक है जी, थोड़ा सा यहां पर एक टेबल सा बनाने की कोशिश करते हैं। एक रहा आपका 20-21 का टाइम पीरियड, एक आपका 21-22 का आ गया और एक 22-23 का आ गया। अब 20-21 के टाइम पीरियड पर हमारा फर्स्ट लॉकडाउन यहां पर लग गया था एंड 21-22 के टाइम पीरियड में हमारा सेकंड लॉकडाउन भी यहां पर लगा था, बट स्टिल सेकंड लॉकडाउन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, कुछ एक्टिविटीज वहां पर अलाउ की गई थी, तो इसीलिए हमने इस प्रकार का 20.1% का यहां पर ग्रोथ विटनेस की थी। ठीक है जी, बेस इफेक्ट की वजह से, और वही बेस इफेक्ट अभी भी काम में आएगा। बेस इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपकी कंपेयरिंग वैल्यू जो है, जिसके साथ हम किसी एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा भी हो सकती है कि उसमें थोड़ा सा भी अगर ड्रॉप डाउन आएगा तो हमें परसेंटेज की टर्म्स में ज्यादा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जी हाँ 13.5% की हमने ग्रोथ यहां पर देखी भी है। और इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ हुई नहीं, कि बेस इफेक्ट ही पूरा है, नहीं नहीं, काफी सारी चीजें यहां पर रिस्पॉन्सिबल थी जिसके हिसाब से हमारे जीडीपी नंबर्स थोड़े चेंज भी हुए हैं, बट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो ग्रोथ रेट है उसमें बेस इफेक्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है जी।
फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्वार्टरली जो एस्टिमेट्स यहाँ पर रखे गए हैं एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ऑफ द जीडीपी, तो आप सभी का देख सकते हैं एक्सपोर्ट में कितना है, इंपोर्ट में कितना है, डिस्क्रिपेंसी भी थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशंस में रहती है। फाइनल जो आपकी इस प्रकार की प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसमें हमने थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी है। जीएफसीएफ में हमने यहाँ पर ग्रोथ देखी है, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी नंबर्स यहाँ पर थोड़े इंप्रूव हुए हैं। किस प्रकार से कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो कहीं ना कहीं अगर हम उसे कंपेयर करें 19-20 के टाइम पीरियड के साथ तो हम उसमें काफी आगे आए हैं। तो 19-20 का टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट क्यों रहता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्री पेंडेमिक वाला टाइम पीरियड है। हम इसके साथ अब काफी सारा कंपैरिजन यहां पर ड्रॉ करते हैं। हम बात करते हैं ना रिकवरी की कि वी शेप हुई है, के शेप हुई है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड को मद्देनजर रखते हुए ही वो सारी बातें वहां पर रखी जाती हैं। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से अगर हम देखिए कितना हमारे पास रुपीस करोड़ में यहाँ पर फाइनल जो आपकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हुई है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जी हाँ यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पर हुआ है उसमें भी इंक्रीज देखा है। जीएफसीएफ जो कि एक प्रॉक्सी या एक तरीके का इंडिकेटर माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें हमने यहां पर राइज देखा है। तो डेफिनेटली ये कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से हमने जीडीपी में बढ़ोतरी वाले नंबर्स वहां पर देखे हैं कि प्राइवेट फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो कि बेसिकली ये मेजर करता है कि किस प्रकार से गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की जा रही हैं इंडिविजुअल्स द्वारा, किस प्रकार की डिमांड उनके द्वारा वहां पर क्रिएट की जा रही है। तो यहां पर उसमें हमने 25.9% की ग्रोथ विटनेस की है इन और इन बेसिस ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। उसके अलावा अगर हम बात करें जीएफसीएफ के ही बारे में तो वहां पर आपका 20.5% से यहां पर ग्रो हुआ है, जो कि बेसिकली एज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की प्रॉक्सी की तरह काम करता है। हम जीएफसीएफ से पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी में यहां पर रन कर रही है, जिनके आधार पर इस प्रकार के फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स की वहां पर क्रिएशन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा क्विक लुक यहां पर देखें नंबर्स को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए कि रियल जीडीपी के नंबर्स में क्या चेंज आया है, नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स में क्या चेंज आया है। अब आप सोचिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में इतना फर्क क्यों है, इतना ग्रोथ रेट में इतना फर्क क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। उसी को भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके बाद बाकी अगर सेक्टर्स की बात करें, जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडिड जिसका एक मेथड है आपका, जिसके आधार पर हम सभी सेक्टर से कंपेयर कर पाते हैं, सभी सेक्टर्स को थोड़ा अच्छे से इवेल्युएट कर पाते हैं कि किस प्रकार की ग्रोथ यहां पर हुई है या किस प्रकार से इन्होंने पूरे इकोनॉमी में कैसी नई वैल्यू एडिशन यहां पर की है। तो उसके बारे में भी बात करें तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री उस प्रकार की हमने ग्रोथ यहाँ पर नहीं विटनेस की जैसे हमने पहले की थी। ठीक है जी, उसके अलावा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो जी हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्क पड़ा है। उसके अलावा जो आपकी माइनिंग और क्वेरिंग है उनमें भी थोड़ा बहुत आपका पैसा आ रहा है, खर्च किया जा रहा है, एक्टिविटीज बूस्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन जैसी अगर हम एक्टिविटीज की बात करें डेफिनेटली यहाँ पर भी हम थोड़ा अच्छा नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि ट्रेड जो आपके होटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव आपके ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि जी हाँ, इट इज वन ऑफ दो सेक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट यहां पर विटनेस किया था पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि इन सेक्टर्स में बिल्कुल ही कमाई रुक गई थी, क्योंकि लोग तो ट्रैवल नहीं कर सकते, टूरिज्म जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर था ये सबसे ज्यादा यहां पर इंपैक्ट हुआ था, जो कि अभी भी जो प्री पेंडेमिक इसका लेवल है उसको उतना अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया, उससे अभी भी थोड़ा बहुत मार्जिनलाइज नंबर से थोड़ा पीछे ही रह रहा है। तो अभी भी इसके ऊपर काफी ज्यादा काम होना यहां पर जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए डेटा यहां पर प्रोवाइड किया गया है। बट जो हमारा मेन बात करने की जो मुद्दा है आज का कि रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उसको थोड़ा बहुत समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो रियल और नॉमिनल का एक डिफरेंस यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो रियल जीडीपी का मतलब क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो नॉमिनल जीडीपी को थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं, जो आपकी करंट नंबर्स के आधार पर वहां पर कैलकुलेशन की जा रही है कि मान लीजिए अगर जीडीपी एक तरीके का हमारा सिस्टम या एक तरीके का हमारा मेजर है जिसके आधार पर हम देख पाते हैं कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो उसमें वैल्यू भी आएगी उस सर्विस की और उसका कितनी क्वांटिटी थी उसका भी हम जिक्र करेंगे। बट अब जो यहां पर वैल्यू है वो तो हर साल या हम कह सकते हैं कुछ महीनों में भी चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन का यहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। बट क्वांटिटी जो नंबर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमें ये असेस करने के लिए कि किस प्रकार से हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज यहां पर बढ़ी हैं, क्या हम उस प्रकार से जो पहले हमारा नंबर था उससे आगे निकल पाए हैं, नहीं निकल पाए हैं। तो जो रियल जीडीपी रहती है उसमें क्या बात की जाती है कि हम यहां पर एक बेस मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि जो वैल्यू रहेगी वो एक बेस ईयर के हिसाब से यहां पर रहेगी। बेस ईयर के हिसाब से जो वहां पर प्राइसेस सेट किए गए होंगे उन्हीं के आधार पर उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल नंबर वहां पर तैयार करेंगे। तो अब आपके लिए होमवर्क यहां पर क्या बन जाता है कि बताइए यहां पर कौन सा बेस ईयर आपका यूज किया जाता है। यह आपका पहला होमवर्क है। उसके अलावा अगर हम बात करें
रियल जीडीपी के बारे में कि डेफिनेटली जब इस तरीके से हम प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं तो क्वांटिटी के आधार पर हम पता लगवा पाते हैं कि किस प्रकार की रियल इंक्रीज देखी गई है हमारे प्रोडक्टिविटी में और कैसे हम इकोनॉमी में ग्रोथ भी लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से हम पता लगा पाएंगे ना। अगर हम कहें कि वैल्यू को हम फिक्स नहीं रख रहे हैं, क्वांटिटी भी आपकी उस तरीके से नहीं बढ़ पा रही है बट वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली हमें जीडीपी के नंबर ज्यादा दिखेंगे। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें यहाँ पर क्वांटिटी को भी बढ़ाना है, ठीक है जी। उसके अलावा डेफिनेटली जो आपकी रियल जीडीपी है यूज की जाती है जीडीपी ग्रोथ फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। अब कैसे, जब हम नॉमिनल के साथ इसे कंपेयर करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत यहां पर समझ आएगा। तो नॉमिनल क्या जीडीपी रहती है कि जो करंट मार्केट प्राइस रहेगा उसके आधार पर हम वहां पर कैलकुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो हमने पहले रिजल्ट्स देखे जिनमें नॉमिनल और रियल के बीच में बहुत परसेंटेज डिफरेंस था, वो इसी वजह से था कि इन्फ्लेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नॉमिनल जीडीपी के अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की, हम डेफिनेटली पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो गुड्स की वैल्यू थी किसी एक साल में, और या फिर हम किस प्रकार से जो उसकी जो प्राइसेस थे वहां पर चेंज हुए हैं उसको भी हम यहां पर कंपेयर कर पाते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर सामने आता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का। तो बहुत खुशी होगी मुझे यदि आप जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी कमेंट बॉक्स में वहां पर मेंशन कर दें कि किस प्रकार से आपका यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है जी। होमवर्क है आपके लिए, ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बट यहां पर थोड़ा हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, थोड़ा हम इसे रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। अब जो हम बात करें कि ये किस तरीके से यूज की जाती है, कि जैसे हम रियल जीडीपी के माध्यम से हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस हुई है, और किसी एक साल के साथ दूसरे साल को कंपेयर करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जी हाँ इतना % हमारा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, या उस प्रकार से हमारी प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ी है। प्रोडक्शन जो हमारे पहले नंबर्स थे उनसे हमने चेंज विटनेस किया क्योंकि हमने प्राइसेस को वहां पर फिक्स कर दिया है। बट वहीं अगर हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करें तो बेसिकली ये कंपेयर कर पाती है कि किस प्रकार से यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आपके डिफरेंट जो क्वार्टर्स हैं किसी एक साल में उसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात या 2-3 महीने में ही जो आपकी क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट की वो शूट कर जाएगी कि हाँ जी एकदम से पैसा आएगा और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जी हाँ नंबर ऑफ जो क्वांटिटी थी वो यहां पर डबल होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके साल दर साल यहां पर चीजें चेंज होती हैं, बट जो प्राइसेस हैं वो आपके क्वार्टर दर क्वार्टर यहां पर चेंज होते रहते हैं। तो दोनों के अलग अलग यूजेस हैं जो कि यहां पर यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें पता ही हो, थोड़ा रिवाइज हो गया हो आपका ये चीज कॉन्सेप्ट। बट आपके लिए होमवर्क क्या है कि बेस ईयर बताइए कौन सा यूज करता है रियल जीडीपी में, और जीडीपी डिफ्लेटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहता है दोनों के कंटेक्स्ट में, रियल एज वेल एज नॉमिनल जीडीपी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें ग्रॉस वैल्यू एडेड, बेसिकली एक मेथड यहां पर रखा जाता है जिसके हिसाब से हम जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है किसी इंडस्ट्री द्वारा, किसी सेक्टर द्वारा, किसी मैन्युफैक्चरर द्वारा या किसी पर्टिकुलर रीजन द्वारा, उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अब बेसिकली जो ये आपका आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है यहां पर, उसमें जो भी आपकी इंटरमीडिएरी कॉस्ट रहेगी उसे प्रोड्यूस करने में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कि मान लीजिए एक आपका सैक ऑफ राइस है, या आटे का हम सैक मान लेते हैं, थोड़ा आई होप यहां पर डायग्राम थोड़ा ठीक लग रहा हो, ठीक है जी। एक आपका आटे की बोरी है, उस तरीके से आप उसको फैक्ट्री में लेके गए, आपने कार्टन वहां पर तैयार कर दिया बिस्किट्स का। अब आटे की बोरी हम मान लेते हैं 10 रुपए की थी, कार्टन का बिस्किट यहाँ पर 80 रुपए का तैयार हुआ, तो जो यहाँ पर आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी हम उसे नहीं निकालेंगे, और यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड रहेगी वो 70 रुपए की रहेगी कि इस प्रोडक्ट से हमने इसमें कन्वर्ट लेके आए। तो इस जो आपकी इंडस्ट्री थी उसने कितनी ग्रॉस वैल्यू ऐड की, 70 रुपए की यहाँ पर ऐड की। तो ये बेसिक चीज है जिसके आधार पर यहाँ पर सरकार द्वारा नंबर ऑफ सेक्टर्स द्वारा कितनी वैल्यू एडिशन की जा रही है उसका डेटा कंपाइल की जाती है, जो कि काफी अहम रोल प्ले करती है उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन में भी, ठीक है जी। अब उसमें अगर आप सब्सिडीज और टैक्सेस को इंक्लूड कर दें, थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा। सब्सिडीज जो सरकार द्वारा दी गई है उसे आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो टैक्सेस लिवाई की गई है उन्हें ऐड कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल यहां पर वैल्यू आ जाएगी जो कि कंट्रीब्यूट हुई है जीडीपी में। और उस हिसाब से अगर वहां पर आप सब्सिडीज को बैक कर दें, रिमूविंग द टैक्सेस उस हिसाब से कर दें, ठीक है जी। टैक्सेस निकाल दिए, सब्सिडीज दोबारा ऐड कर दिए, तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप देख पाएंगे किस प्रकार की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी उस प्रोड्यूसर द्वारा वहां पर की गई है, उस इंडस्ट्री द्वारा वहां पर की गई है, ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्रूशियल इंडिकेटर्स रहते हैं जिनके आधार पर हम अलग अलग सेक्टर्स को भी एंड ओवरऑल इकोनॉमी को भी यहां पर एनालाइज कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स के बारे में, एक डिटेल्ड आर्टिकल सा यहां पर आया था, थोड़ा बहुत सोचा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेटली हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमने एक $400 बिलियन का मार्क क्रॉस किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी था हमारे लिए, ठीक है जी। बहुत ज्यादा उसकी भाई भी चल रही थी। तो हम एक थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक तैयार किया गया है, काफी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा एक डेटा कंपेयर करते हुए रियल टाइम बेसिस पर यहाँ पर चीजें तैयार की गई हैं। इसमें जो आपका
बेस ईयर या बेस मंथ रखा गया है वो फरवरी 2020 का रखा गया है। 100 की उसको वैल्यू दे दी, उस हिसाब से देखा कितना राइज और डिक्लाइन यहां पर आया है। ठीक है जी, क्योंकि आपका बिल्कुल ही पेंडेमिक से पहले का टाइम पीरियड था। मार्च में हमारा पेंडेमिक यहां पर शुरू हुआ था ना, तो फरवरी 2020 का डेटा हमने देखा, तो हमने देखा कि जी हाँ सर्विसेज में हमने डेफिनेटली उस प्रकार का हम यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड हमने विटनेस किया है। उस हिसाब से अगर हम बात करें बाकी गुड्स के बारे में, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझते हैं कि जो आपके हाई टेक इस प्रकार के गुड्स हैं, ठीक है जी, जो आपके हाई टेक गुड्स हैं उसमें हमने फिर भी थोड़ा बहुत इस तरीके का अपवर्ड ट्रेंड देखा है। 100 से ऊपर ही आपकी वैल्यू रही है, बट कहीं ना कहीं जो आपके लो टेक गुड्स हैं उसमें हम उस प्रकार का नंबर यहाँ पर नहीं देख पाए, वो अभी भी आपका यहाँ पर फ्लक्चुएट ही कर रहा है। ठीक है जी, उसी को अगर हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें इस प्रकार से कि जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या लो टेक गुड्स हैं कि उनमें नंबर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। अब हमारे लिए लो टेक गुड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं कि ठीक है हाई टेक गुड्स तो बढ़िया है, आप बाहर से कोई चीज प्रोक्योर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको फाइनली अच्छी टच देके बाहर हो सकता है एक्सपोर्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस प्रकार के एक्सपोर्ट डेटा के लिए। बट लो टेक हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली बात हाई टेक यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है, बट लो टेक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है क्योंकि जो लो टेक जॉब्स हैं वो काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स रहते हैं। हाई टेक जॉब्स में तो मोस्टली मशीन का वहां पर यूज किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन का वहां पर यूज किया जाएगा, बहुत ही एक स्किल्ड इंटेंसिव वो आपका सेक्टर रहेगा। बट लो टेक जॉब्स जो हैं वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उसके एक्सपोर्ट में अगर हम कमी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फैक्टर्स पे भी देख पाएंगे कि उस प्रकार का हो सकता है इन द नियर फ्यूचर वैसी आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर ना हो पाए। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो कि यहाँ पर डेटा में कंपाइल की गई थी, सो इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो कि आप थोड़ा समझें तो काफी चीजें आपको क्लैरिटी भी आएंगी, यानी अपने नोट्स में कंपाइल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके मेन्स आंसर राइटिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल ये प्ले कर सकते हैं। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात रखी गई कि जी हाँ इन्फ्लेशन जो बढ़ती जा रही है तो उसका इंपैक्ट हम कंजम्पशन पे भी देख सकते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स में हम जो हाइक देख रहे हैं आरबीआई द्वारा जो बढ़ाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो अभी हमारा ग्रोथ मोमेंटम है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो उसी के लिए आरबीआई द्वारा जो प्रोजेक्शंस यहाँ पर रखी गई हैं कि अगले क्वार्टर में 6.2 की हम ग्रोथ देखेंगे, उसके बाद और मॉडरेट हो जाएगा 4.1%, एंड फर्दर जो लास्ट क्वार्टर रहेगा उसमें अराउंड 4% तक यहाँ पर आ जाएगी बात। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ आपकी मॉडरेट होती जाएगी क्योंकि इस प्रकार के स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, थोड़े इकोनॉमी को थोड़ा बहुत स्लो डाउन यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब वो जो स्लो डाउन है उससे सॉफ्ट लैंडिंग होगी हार्ड लैंडिंग होगी वो तो आने वाला समय हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थे आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो रिसेंटली ही डेटा हमारे सामने आया है। आई होप कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ आई हों, अगर समझ आई तो डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल कीजिएगा। हमें भी खुशी होती है जब इस तरीके से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं, आपके कंटेंट की एनरिचमेंट यहाँ पर होती है। बट जो होमवर्क दिया है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।